साथियों, आज ये वन शॉट क्लास रहने वाला है जिसमें पॉलिटी के यानी भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टॉप 100 क्वेश्चंस रहेंगे भारतीय संविधान के। वन शॉट में सारे क्वेश्चन आंसर आपको करवा देंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो, लाइक यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, झारखंड पुलिस, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बिल्कुल क्विक रिवीजन आपको करवाएंगे। बहुत ही कम समय में आप ये पूरे क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर लोगे और अच्छी तरीके से समझ लोगे। तो बिना देरी किए हुए अपने इस शानदार सेशन की शुरुआत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। और साथियों, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस केस में स्थापित हुआ? संविधान की जो मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, इसका सिद्धांत किस केस में स्थापित हुआ था? करेक्ट होगा केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा केशवानंद भारती मामला। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में डायरेक्ट ये सवाल आता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, संसद की, देखिए, संसद की संशोधन शक्ति पर पहली बार किस केस में प्रश्न उठाया गया? संसद की जो संशोधन शक्ति है, इस पर पहली बार वह कौन सा केस था जिसमें प्रश्न यानी सवाल उठाए गए थे? देखो, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी काफ़ी अच्छा सवाल है, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किससे ली गई है? बताइए, ये रूल ऑफ लॉ यानी लॉ का जो नियम है, इसकी अवधारणा इनमें से किस देश से ली गई है, यही आपको पूछा जा रहा है। तो देखो, करेक्ट आएगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आगे बढ़ने से पहले सभी से बोल रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप इस वीडियो के नीचे ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप ये एग्ज़ाम किस मतलब कि ये क्लास जो है किस एग्ज़ाम के लिए देख रहे हो, अभी आपका पेपर कौन सा है जो कि होने वाला है। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट सवाल जो है, अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा लागू न करने योग्य बनाता है? तो भाई, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू न करने के योग्य बनाता है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी भाग 4। और वैसे भी भाग 4 में ही देखिए डीपीएसपी का उल्लेख है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। अगर आपसे पूछे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, तो बहुत ज़्यादा क्योंकि ये पूछा जाता है, तो याद रखना आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त होता है? देखिए, यानी नागरिकों यानी भारत के नागरिकों को, ठीक है, केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। इनमें से कौन सा वो मौलिक अधिकार है? तो देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19। साथियों माफी चाहते हैं, देखिए आर्टिकल 19 जो है, अनुच्छेद 19, इसमें कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो कि केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये किस में आता है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये किस में आता है? तो साथियों याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है। आर्टिकल 39 का ए में इसका उल्लेख किया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये बेसिकली नीति निर्देशक तत्व का ही विषय है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ज़्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है, बार बार ये सवाल आपके पेपर में आता है। तो ध्यान से देखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था, जरूर याद रखेंगे। धर्मनिरपेक्ष, देखिए धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान में किस प्रकार की है? आपको बताना है धर्मनिरपेक्षता जो है भारतीय संविधान में किस प्रकार की है। तो देखो, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी सभी धर्मों का समान सम्मान है। भाई, भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान रूप से देखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किससे लिया गया है?
देखिए भारत में जो है एकल नागरिकता है, ठीक है, इसीलिए जब कोई भारत छोड़कर दूसरे देश में जाता है और वहाँ की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है स्वतः ही समाप्त हो जाती है। तो साथियों ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए करेक्ट आएगा ब्रिटेन की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? काफी अच्छा सवाल है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो वास्तविक कार्यपालिका होती है ये कौन होती है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, याद रखना। जब भी वास्तविक कार्यपालिका पूछे तो प्रधानमंत्री का नाम सबसे आगे आता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है ये मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 61 के अंतर्गत अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और देखिए किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये भी कल मैंने बताया था कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, संसद के दोनों सदन में। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में कितनी बार लागू हुआ है? देखिए वित्तीय आपातकाल जब भी पूछे याद रखना भारत में आज तक कभी भी नहीं लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल अगर पूछे तो अब तक भारत में 3 बार लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक 1 बार भी नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कभी नहीं। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? यानी अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? देखो अनुच्छेद 356 के तहत जो है याद रखना राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है जब उस राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलता है। यानी जो मुख्यमंत्री होते हैं राज्य के, जब मुख्यमंत्री का पद खाली रहता है उस वक्त उस पार्टिकुलर राज्य में क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और ये राष्ट्रपति शासन का प्रावधान अनुच्छेद 356 में किया गया है, याद रखेंगे सभी साथी। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, राष्ट्रपति शासन 356। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, याद रखना। मौलिक अधिकार की बात करें तो भाई ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में उल्लेखित है। आगे देखिए अगला सवाल है, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। ये सभी बातें याद रखना है। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का आधार क्या है? बताइए, भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा का आधार क्या है? तो याद रखना अप्रत्यक्ष रूप से निहित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वह है 250। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 552। नेक्स्ट सवाल है, कानून के समक्ष समानता, इसका अर्थ क्या है? देखिए कानून के समक्ष समता, इसका वर्णन आर्टिकल 14 में किया गया है, अनुच्छेद 14 में किया गया है, ठीक है। तो कानून के समक्ष समानता ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है कि कानून के सामने कोई विशेष अधिकार नहीं है, सभी के लिए कानून समान है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही रूप से बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करेंगे। कौन सा संशोधन है जो मिनी संविधान कहलाता है? तो देखिए अभी मैंने आपको साथियों कंप्लीट आपको संविधान संशोधन भी करा दिया था, जिसमें 1 से लेकर 106 तक सारे संशोधन एक ही वीडियो में करा दिए थे टॉप 100 क्वेश्चन में। उसमें मैंने बताया था आपको कि मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत ही अधिक संशोधन, बहुत ज़्यादा कार्य किया गया था, इसीलिए इसको मिनी संविधान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 42वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का शासन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो विधि का शासन, इसका मुख्य सिद्धांत है कानून सर्वोच्च, इसमें कानून सर्वोच्च है, ऑप्शन नंबर सी। दोहरे शासन, ठीक है, दोहरे शासन की अवधारणा किस अधिनियम से आई थी? काफ़ी अच्छा सवाल है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोहरे शासन की जो अवधारणा है ये किस अधिनियम से आई थी? करेक्ट होगा 1919 का अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखना। संविधान सभा के गठन का आधार क्या था? तो संविधान सभा का गठन का आधार आपसे पूछा जा रहा है, जो कि था कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1946 में गठित की गई थी साथियों। अगला सवाल है, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस का अर्थ क्या होता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए
फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, इसका अर्थ होता है संघीय केंद्र मजबूत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, संघीय लेकिन केंद्र मजबूत, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राज्य सूची में किसका अधिकार होता है, बताइए। राज्य, संविधान की जो राज्य सूची हो, राज्य सूची में किसका अधिकार होता है, तो भाई याद रखना केवल राज्य का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार या समवर्ती सूची में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसका होता है, याद रखेंगे समवर्ती सूची में कानून बनाने का जो अंतिम अधिकार है वो केंद्र के पास होता है साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विधान परिषद किस प्रकार का सदन है, देखिए विधान परिषद जो है ये भी एक प्रकार का स्थायी सदन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, स्थायी। नो कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में कई सारे क्वेश्चन पेपर में आया है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में लाया जाता है, देखो करेक्ट आंसर होगा लोकसभा में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लोकसभा। भारत में संसदीय संप्रभुता क्यों नहीं है, बताइए भारत में संसदीय संप्रभुता क्यों नहीं है, तो भाई भारत में संसदीय संप्रभुता क्यों नहीं है, क्योंकि संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक है, भारत में संविधान ही सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर बी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1950। क्वेश्चन नंबर 30, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है, साथियों लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य आपसे पूछा जा रहा है। याद रखना लोक लेखा समिति का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है भाई, क्या होता है, बीआई की जांच करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बीआई की जांच। चलिए आगे देखिए, अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, जो कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, पहला ये और दूसरा ये। पहला में लिखा गया है कि संविधान सभा के सभी सदस्य सीधे चुने गए थे, बिल्कुल गलत है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था, बिल्कुल ये सही है, दो वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, केवल दो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये भी स्टेटमेंट वाला है, ये पहला स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट। पहला में लिखा गया है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं, बिल्कुल लागू किए जा सकते हैं। दूसरा में लिखा हुआ है नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, ये भी सही है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी ये दोनों ही कथन सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत लिखा हुआ है। ए में है राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख है, ये तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, बताओ यार, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, ये तो गलत लिखा हुआ है ना। बाकी देखिए राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है, ये भी जो है आपका सही है। ये गलत लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, हाँ ये गलत ही चुनना था, तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है। एक सेकंड, कौन सा कथन गलत है, गलत चुनना था ना, तो देखो राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है, ये सही है, ये भी सही है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं, हाँ संसद के सदन में हिस्सा नहीं लेते हैं, हाँ हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है संसद के प्रमुख होते हैं, अभिन्न अंग होता है, लेकिन यहाँ लिखा है हिस्सा नहीं होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है ना साथियों, इस क्वेश्चन को थोड़ा लिख दीजिए, ऐसे तो ये नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, राष्ट्रपति यार संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, तो फिर हिस्सा तो होगा ना, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं भी यार ये तो साफ साफ गलत ही आपको चुनना है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो यही तो गलत है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार करना है आपको, स्टेटमेंट वाले सवाल है। एक में लिखा हुआ है, इसको एक और इसको दो पढ़िएगा आप। एक में लिखा है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधित से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही है। संसद किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, संसद जो है वो किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, बिल्कुल ये भी सही है, यानी एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से सही चुने। एक में लिखा हुआ है राज्यसभा स्थायी सदन है, जो कि सही है, इसे भंग किया जा सकता है, ये गलत है, तो केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
संविधान सर्वोच्च का अर्थ क्या है बताइए। संविधान सर्वोच्च इस शब्द का अर्थ क्या है? तो संविधान सर्वोच्च इसका अर्थ है कि सभी संविधान के अधीन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि भाई याद रखना, केवल केंद्र की ही नागरिकता होगी उसके पास, एकल नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल के दौरान कौन सा अधिकार निलंबित हो सकता है? तो भारत में आपातकाल के दौरान कौन सा अधिकार है जो कि निलंबित हो सकता है? देखो करेक्ट होगा अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? राज्यसभा में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है वो किस आधार पर होता है? करेक्ट आएगा जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट है, लोकसभा में सीटों का वितरण किस आधार पर होता है? तो ये भी जनसंख्या के अनुसार होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित करता है? अभी मैंने आपको बताया था ना आपातकाल, तो राष्ट्र कौन सा आपातकाल बोला है? केवल आपातकाल बोला है। तो इस हिसाब से ये सभी आंसर होगा, 352 में भी, 356 में भी, 360 में भी। ठीक है, सभी करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। कैबिनेट किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यानी जो मंत्रिमंडल होता है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों लोकसभा के प्रति। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के प्रति। अगला सवाल जो है वो है, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में टकराव होने पर क्या होगा? भाई बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में टकराव हो तो कौन जीतेगा, कौन आगे होगा? बिल्कुल मौलिक अधिकार लागू होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा कि मौलिक अधिकार लागू होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है डीपीएसपी से काफी सर्वोच्च है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत क्या है? देखिए संसदीय प्रणाली का जो मूल सिद्धांत है वो है उत्तरदायित्व, जवाब देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग है जो कि सबसे लंबा है? तो याद रखना संविधान का जो भाग 5 है ये सबसे लंबा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भाग 5। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? देखिए राज्यपाल जो है ये राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राष्ट्रपति का। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? ये क्लास बिल्कुल फास्ट है, रैपिड फायर क्लास है, ये ध्यान से देखिएगा। तो संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? साथियों संविधान सभा के सलाहकार थे बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बी.एन. राव। भारत में न्यायपालिका कैसी है? तो भारत की जो न्यायपालिका है वो कैसी है? देखो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत। अगला सवाल है, संसद का अंग कौन नहीं है? इनमें से कौन संसद का अंग नहीं होता है? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, प्रधानमंत्री नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? बताइए मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? अभी मैंने बताया लोकसभा के प्रति। विधान परिषद समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? बताइए विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ऑप्शन नंबर ए। संविधान का संशोधन किस प्रकार का है? तो संविधान का जो संशोधन है ये साथियों मिश्रित प्रकार का है, इसमें कठोर है, लचीला है, सब कुछ है, मिश्रित प्रकार का है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक है, यानी जुडिकल, देखिए जुडिशियल रिव्यू का आधार क्या है? तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का आधार ये सभी अनुच्छेद है। अनुच्छेद 13 भी है, अनुच्छेद 32 भी है, अनुच्छेद 226 भी है। भाई अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ये सभी होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। राज्य नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? मैं नहीं बताऊंगा, चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग में है। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो साथियों याद रखना जर्मनी के संविधान से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? करेक्ट आएगा, समानता का अधिकार बोला है ना, तो आर्टिकल 14 करेक्ट आएगा। अनुच्छेद 14। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? देखिए राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू होता है साथियों। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का ए में जोड़ा गया और संविधान के भाग 4 का ए में। कब? तो 42वें संविधान संशोधन में कब हुआ था? 1976 में हुआ था। आगे देखिए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा है, तो यहाँ पर अध्यक्ष यानी स्थायी अध्यक्ष आपको बताना है, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा जी। भारत में राज्यसभा
को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? देखिए राज्यसभा को क्यों नहीं भंग किया जा सकता? क्योंकि ये स्थायी सदन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो होता है वो साथियों 5 वर्ष का होता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 1950 में। लोकसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? काफ़ी अच्छा सवाल है, बताइए। देखिए लोकसभा के सदस्य का चुनाव साथियों प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? ये इनडायरेक्ट होता है यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा अप्रत्यक्छ रूप से। भारत का संविधान किस दिन अंगीकृत हुआ था? यानी भारत का संविधान कब अपनाया गया था? देखिए ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को, और अगर पूछे कब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श यानी आइडियल्स हैं? तो देखो करेक्ट आएगा 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है साथियों 4। संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का क्या अर्थ है? तो संविधान की प्रस्तावना में ये जो बंधुता है इसका अर्थ क्या होता है? करेक्ट आएगा भाईचारा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो साथियों संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? भारत में द्विसदनीय व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो 2 सदन। ऑप्शन नंबर सी 2 सदन। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो भाई भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है फिक्स नहीं होता है, ये राष्ट्रपति की इच्छा तक बने रह सकते हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना अनुच्छेद 368 में है, और अगर भाग पूछे तो भाग 20 में है। अगर पूछे किस देश के संविधान से लिया गया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के संविधान से। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन अपनाया गया था। कब अपनाया गया था संविधान? तो 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर करेक्ट आंसर होगा। भारत का संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावित है? तो करेक्ट आएगा ब्रिटेन से। आगे देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके लिए आवश्यक है? तो साथियों न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री जो है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो संविधान की प्रस्तावना में ये जो शब्द है लोकतंत्र, इसका अर्थ क्या है? तो याद रखना लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो भाग 5 है अभी मैंने बताया सबसे लंबा भाग है जो कि केंद्र से संबंधित है साथियों। आगे देखिए भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति है ये किस सदन का अध्यक्ष होता है? याद रखना राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है ना। आगे देखिए लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? स्पीकर होता है। ऑप्शन नंबर सी स्पीकर करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो संविधान में जो संशोधन है वो संसद के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा संसद। आगे देखिए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में गणना की दृष्टि से? तो 470 से अधिक। मूल रूप से पूछे तो 395। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? इसको हटा दिया गया है। किससे संबंधित था ये बताना है, तो जम्मू कश्मीर के विशेष संविधान से। आगे देखिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो भाई मिश्रित है। ऑप्शन नंबर सी मिश्रित। संसद का कौन सा सदन स्थायी नहीं है? तो स्थायी नहीं है, ध्यान से पढ़ना, लोकसभा स्थायी नहीं है, राज्यसभा तो स्थायी है। आगे देखिए मौलिक अधिकार किससे सुरक्षित है? तो साथियों मौलिक अधिकार जो है ना ये न्यायपालिका से सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा न्यायपालिका से। आगे देखिए संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है जो कि यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान का भाग 4 का ए किससे संबंधित है? तो साथियों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। याद रखना मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान किस प्रकार का संघ है? तो भारतीय संविधान जो है संघीय प्लस एकात्मक सुझाव वाला संघ है। तो ऑप्शन नंबर सी संघीय प्लस एकात्मक सुझाव।
लोकसभा में बहुमत खोने पर क्या होता है? तो लोकसभा में जब बहुमत खो दिया जाता है, जब बहुमत खो दिया जाता है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्रधानमंत्री का स्रोत क्या है? तो देखिए माफ करना यार, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। देखो संविधान का स्रोत क्या है? तो संविधान का स्रोत है जनता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण, देखिए संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत पर किसी का नियंत्रण नहीं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? करेक्ट आएगा साथियों, अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका चुनाव राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 जो है ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं? मैंने अभी आपको बताया था 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो कि भारतीय नागरिकों के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, न्यायिक सक्रियता, ठीक है, किससे संबंधित है? तो देखिए न्यायिक सक्रियता जो है ये साथियों न्यायपालिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एक होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मौलिक अधिकार का निलंबन किस स्थिति में होता है? मौलिक अधिकार का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध, आपातकाल, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय संकट? चलिए इसका आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आज के क्लास का मोटिव यही था कि आपको एक क्विक रिवीजन क्लास दिया जाए रैपिड फायर, जिससे आप बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पढ़ पाओ, जो कि आम क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता है। तो साथियों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर कोई भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।